धन्यवाद। हमारे मोहनलाल जी प्रत्याशी सबके बहुपरिचित, खूब इलाके में काम करने वाले, पुराने निष्ठावान, इनके मुकाबले में कांग्रेस ने भी एक कैंडिडेट को खड़ा किया है और कांग्रेस का कैंडिडेट जगह जगह जाके कह रहा है कि भाई मैं भी तो आपका भाई हूं, और सामने वाले कहते हैं कि भाई तो मोहनलाल भी है, दोनों भाई हैं, लेकिन अंतर बड़ा जरूर एक सामने आपको ध्यान कराता हूं, ये है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो केवल हमारा भाई नहीं है, लोग जो उनको कहते हैं वो राहुल गांधी का भाई है, और हमारे मोहनलाल जी ये नरेंद्र मोदी के भाई हैं। अगर हमने किसी को वोट देने हैं, दो भाइयों में से छांटना भी है, तो वह राहुल गांधी के भाई को क्यों छांटेंगे, फिर तो नरेंद्र मोदी के भाई को छांटेंगे। ये केवल दो प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये दो नेताओं के बीच में, और दो नेताओं के बीच में जो मुकाबला लोग करते हैं, मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं, 10 साल का कार्यकाल, और कांग्रेस के कार्यकाल को जो उन्होंने 55-60 साल देश पर राज किया उसको देखते हैं। जो मोदी जी ने 10 साल में काम किए, मैं कह सकता हूं कि वो कांग्रेस के 55 साल में होने तो दूर की बात, उन्होंने जो समस्याएं पैदा की थी मोदी जी ने वो कांटे चुने हैं सारे। अभी चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव 2 फेज के हो चुके हैं। हमारे मीडिया के मित्र वहां जाकर के और हर एक मतदाता से पूछते हैं आप वोट कहां डाल के आए हैं। जब वो पूछ रहे थे, साथ में कांग्रेस का भी एक कार्यकर्ता खड़ा था। कांग्रेस का कार्यकर्ता उस मीडिया वाले को कहता कि आप सीधे सीधे नहीं पूछ सकते, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, आपको क्यों बताएगा, नहीं बताएगा। वोटर कहता है मैं बताऊंगा, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करूंगा, इसलिए मुझे अपने ढंग से बताना है। कांग्रेस वाला भी कहने लगा चल कोई बात नहीं, बता दे। मीडिया ने कहा चल बता दे। वो वोटर कहता है मैं देशभक्ति को, राष्ट्रभक्ति को वोट दे के आया हूं। कांग्रेस का व्यक्ति कहता है देखिए आचार संहिता का उल्लंघन है। ये कैसे आचार संहिता का उल्लंघन हो गया? ये देशभक्ति राष्ट्रपति कह रहा है, इसका मतलब तो ये सीधा सीधा कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट दे के आया हूं। समझ गया ना मेरी बात? इसका मतलब कांग्रेस वाले भी निकाल रहे हैं कि अगर कोई देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति को वोट देने की बात कहता है, इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट दे के आया हूं। यह है इनकी मानसिकता। देश के बाद राज कांग्रेस ने नहीं किया, राज नेहरू परिवार ने किया भाई, और नेहरू परिवार ने, कांग्रेस का राज कभी नहीं आया है। बीच बीच में कभी भूले भटके कुछ लोग आ भी जाते हैं तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है, चलो 5-10 साल निपटाने हैं, निपटा के फिर नए सिरे से आएंगे। देश स्वीकार नहीं कर रहा, फिर भी मुहर के नाते से किसी को बैठाते हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस ने वो समस्याएं देश में खड़ी की जो तुष्टीकरण के नाते उनका जो मानते थे हमारा अपना वोट बैंक है, मुस्लिम को वोट बैंक मानते थे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसको कांग्रेस कभी खत्म नहीं कर पाई। मुस्लिम महिलाओं को, पतियों के किस प्रकार से चंगुल में रहती थी महिलाएं, हालांकि हम हिंदू धर्म में पति पत्नी को एक दो शरीर एक आत्मा मानते हैं, एक दूसरे की अर्धांगिनी मानते हैं, लेकिन वहां दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है, और उस समझौते में अगर पति को रसोई में मानो आ जाए कोई बास आ जाए, कोई मिर्च का तड़का लगे और वहां से अगर उस धुएं से पति को छींक आने लग गई और पति को गुस्सा आ जाए तो पत्नी को कह सकता है, वो क्या कह सकता है? तलाक तलाक तलाक। मतलब पत्नी घर से बाहर हो जाएगी, उस पति की वो पत्नी नहीं रह पाएगी। इस प्रकार का महिलाओं के साथ अत्याचार उस समाज में कांग्रेस उसको नहीं खत्म कर पाई। आखिर उसको भी खत्म करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं, वो बहनें, वो भी इस देश की, हमारे समाज की अंग हैं, 3 तलाक का विषय एकदम समाप्त करके उन मुस्लिम महिलाओं के प्रति भी अन्याय का भाव ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में रहा है। मोदी जी ने देश की गरीबी को खत्म किया है।
झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है। हम आएंगे एक झटके में गरीबी हटा देंगे। मित्रों, गरीबी हटानी होती तो 1970 में हटाते ना। 1970 में इंदिरा गांधी इसी नारे पर राज में आई थी, गरीबी हटा देंगे, लेकिन गरीबी हटा नहीं सके। आज 10 साल में मोदी जी ने, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, नीति आयोग की, कि भारत के 20 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर निकल आए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आखिर तो ये सत्य है, कोई ऐसा नहीं बनावटी बात नहीं कर रहे, ये तथ्य है, एजेंसियों के तथ्य है। ये लोगों ने आके अपना घोषणा पत्र में, इनका घोषणा पत्र का कोई भरोसा नहीं है क्या ये बोल जाए, क्योंकि उनको पता है कुछ भी बोलो राज तो आना नहीं, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये कहावत है, मैं लोगों को इसलिए कहता हूं कि उसमें जो कि राधा का नाम आ जाता है इनको बुरा ना लग जाए, वो कहावत है। उस कहावत के अनुसार इनको राज नहीं आना है। झूठ बुला लो कितने, हम आएंगे महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया जमा कराएंगे साल का, जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं उनको 1 लाख रुपए साल का जमा कराएंगे। अरे हिसाब किताब थोड़ा सा पढ़ लिख के आते, गुणा भाग में 0 लगाना तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ज्यादा ढोंचे का पढ़ा नहीं आता तो न सही, टेढ़े का पढ़ा नहीं आता तो न सही। हम पुराने जमाने के लोग ये सब जानते, लेकिन आज 0 का हिसाब लगाना नहीं आता। आपको पता है कि देश में कितनी ऐसी गरीब महिलाएं और कितने ऐसे बेरोजगार नौजवान होंगे, कम से कम 40 करोड़ 50 करोड़ की संख्या बैठ जाएगी। 130 करोड़ में इतना हम कह सकते हैं, क्योंकि गरीबी अभी भी महिलाएं अपने घर में काम करती हैं, वो ज्यादा कमाती नहीं है। 1 लाख देंगे तो 40-50 लाख करोड़ रुपया इसी में चला जाएगा। और देश का बजट कितना है आज की डेट में, जो पिछले साल का बजट है 47 या 48 लाख करोड़ रुपया, 48 लाख करोड़। तो 48 लाख करोड़ रुपया बजट है और ये 50 लाख करोड़ रुपया मसौदा एक आइटम में बना के बैठे हैं। बाकी क्या करोगे? हमारी आर्मी कहां जाएगी? हमारी देश की बाकी सेवाएं कहां जाएंगी? दुनिया भर के काम केंद्र सरकार करती है, रेलवे चलाती है, इंडस्ट्री चलाती है, दुनिया भर की सब्सिडीज देती है, स्कीमें चलाते हैं। उन स्कीमों का पैसा कहां से आएगा? कोई हिसाब इनके पास नहीं है। मित्रों, इनका हाल हम सब जानते हैं। डर कितने गए, बौखलाहट डर की भी सता रही है। उस डर की बौखलाहट में एक ही बात इन्होंने कहा कि पिछली बार बाप बेटा दोनों लड़े थे, दोनों हार गए। दर्द हुआ, दोनों का दुख हुआ। दुख 10 का होना चाहिए था, 10 का नहीं, 2 का दर्द पाल के बैठे हैं। अब इसलिए इस बार इनको लगा कि 2 का दर्द फिर ना हो जाए, इसलिए इन्होंने इस साथी को तो छोड़ ही दिया। इसका दर्द हो ना हो, अपने बेटे का दर्द इस बार भी करने के लिए बेटे को खड़ा किया कि मैं तो उसको जिताऊंगा। इसका मतलब आपकी पार्टी कहां गई? बाप बेटा एक दूसरे को जिताएंगे, बाकी पार्टी तो धराशायी है, पार्टी खड़ी हुई नहीं, ना कैंडिडेट है, ना इनकी कोई इकाइयां हैं, ना बूथ है, ना मंडल है। हम पन्ना प्रमुख तक 3-3.5 लाख लोग बना के बैठे हैं। मित्रों, ये नारों से जीतना चाहते हैं, ये पैसा खर्च करके पैसे बल पर जीतना चाहते हैं। इस पैसे के बल पर बड़े बड़े प्रलोभन जनता को देंगे, बड़े बड़े प्रलोभन देंगे, नारे बोलेंगे, लेकिन ये बड़ी पूरी टीम अगर सजग रही, हमारा आधार है हमारा अपना सपोर्टर, हमारा अपना वोटर, हमारा अपना कार्यकर्ता। ये वोटर सपोर्टर घर घर जाकर के वोट लेके अगर 25 मई को इन मशीनों के सामने बड़ी संख्या में कमल का बटन दबाएंगे तो मशीनें भी सोचने लग जाएंगी 4 जून को कि ये क्या कमल 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 सब हो रहा है। ये कमल का प्रताप, इस कमल के प्रताप को आप लोगों ने और बढ़ाना है, मोदी जी का सपोर्ट करके, और मोदी जी को फिर से एक बार सरकार बना करके और हम लोगों को आगे बढ़ाना है। मित्रों, मैं तो इतनी बात कहूंगा कि सोनीपत के हमारे जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट बहुत पुराने कार्यकर्ता, आने वाली 25 मई को आप लोग बिना किसी झूठ के बहकावे के आए बिना, मुझे लगता है ये तो सब सुरक्षित है, ठीक है, नहीं कोई आएगा क्योंकि समर्थक, इसलिए हमने ये बात आगे जो बाहर हैं, आज हमारी रैली में नहीं है, या जहां जहां रैली होती है उसके बाद जो लोग नहीं उसमें आए उनको भी व्यक्तिगत रूप से समझा के आना। मैं तो स्वयं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, पूरे हरियाणा में, और खास करके करनाल लोकसभा में जब जाता हूँ तो लोग एकदम इतना सपोर्ट करने के लिए बाहर आते हैं, समर्थन में आते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीट और करनाल की विधानसभा सीट
4 जून को ये 11 कमल के फूल ये खिलेंगे और मोदी जी की झोली में डाल के आएंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, आप सब लोग, आपको मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आप सब इस दायित्व को निभाएं और 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट कमल के निशान हमारे मोहनलाल जी बड़ौली के समर्थन में डलवा करके और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको एक धक्का मार दें तो निश्चित रूप से रोहतक की सीट में जीतेंगे, ये गारंटी मेरी है। मैंने करनाल के साथ, क्योंकि करनाल में जो आपको पता है ये इनके जितने भी भगोड़े हैं, जितने दोषी हैं, अपराधी हैं, वो सब मैदान में उतरे हैं। एक अपराधी, उसका बाप चुनाव लड़ रहा है, वो भी ईडी के चक्कर में फंस गया है। एक अपराधी स्वयं जो भगोड़ा है कोर्ट में पेश होने के लिए कह दिया है। दोष नहीं है, कांग्रेस का चरित्र ऐसा है, उस चरित्र में कुछ ध्यान नहीं रखते। एक ही बात है कि जहां 2 पैसे का हिसाब किताब मिल जाए और जहां हमको कुछ ना कुछ प्रलोभन लालच मिल जाए या जातिगत कार्ड खेल करके झूठ बोल करके मैनिफेस्टो के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका मैनिफेस्टो तो मैं कहूंगा जैसे एक्सपायरी डेट का चेक होता है, एक्सपायरी डेट का चेक है, बैंक भी नहीं भुनाने देगा, जनता भी नहीं भुनाने देगी। इसलिए भाइयों गोलमाल होंगे। हाँ, इतनी सहूलत हो जाएगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि पिछली बार 2 सीटों की हार का गम उनको सता रहा था, इस बार 1 सीट की हार का गम उनको सताएगा। बाकी हारे जीते उनको कोई मतलब नहीं है। इसलिए भाइयों, जी के हनुमान को, नरेंद्र मोदी जी के भाई को, हम जो पांडवों का एक प्रकार के प्रतीक हैं, मैं कह सकता हूं खुले रूप से, जिस प्रकार का अन्याय का सिलसिला कांग्रेस सरकारों में चलता है वो तो उनको कौरवों के ही प्रतीक कहा जा सकता है। तो ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में है। पांडवों की विजय हुई थी, होगी, आप कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।